नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे चार धाम की तैयारी, नाराजगी है जारी। देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। धामी सरकार यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। एक तरफ जहां राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले में तीर्थ पुरोहित, होटल, ढाबा कारोबारियों में नाराजगी देखी जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने इन सभी की एक मांग को तो पूरा कर लिया है, जिसके तहत स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले से तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारियों में नाराजगी अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार से यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। धामी सरकार यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। एक तरफ जहां राज्य सरकार चार धाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की संख्या को सीमित करने के फैसले से तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारियों में नाराजगी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है और सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा सरल और सुगम होगी। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने राज्य सरकार से सीमित संख्या के फैसलों को वापस लेने की मांग की है। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं, वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धाम के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की पहल पर उत्तराखंड से जो जितने भी तीर्थयात्रा और पर्यटन गतिविधि से जुड़े लोग हैं, वे पिछले काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे। और हमारे संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई थी चारों धामों में, और इसके अलावा जो है पंजीकरण की जो अनिवार्यता थी, उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया था। तो हम लोग पिछले लंबे समय से इन 2 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन, इस बीच हम कई बार मुख्यमंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और इसी संदर्भ में हमने सोमवार को भी मुख्यमंत्री जी और पर्यटन सचिव से मिल करके अपनी बात दोहराई थी। और आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी में जो निर्णय लिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल, जबकि 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए धामी सरकार तैयारियों में जुटी है। धामी सरकार ने चार धाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। साथ ही सरकार ने अन्य सुविधाओं को पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी तीर्थ पुरोहित, होटल और ढाबा कारोबारियों की नाराजगी को जायज बताते हुए राज्य सरकार से यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग की है। नाराज होना लाजमी है, क्योंकि आप भक्तों को कैसे रोक सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि शुल्क लगाया गया है। एक गरीब जो वाकई में ईश्वर का भक्त है और उसके बाद पैसे नहीं है, क्या वो दर्शन नहीं कर पाएगा? हमारा ये भी पूछना है, जोशीमठ में आपने कितना आगे आप बढ़ गए हैं, क्योंकि वो मुख्य पड़ाव है। उसके अलावा धर्म में हर आदमी आना चाहता है। आप किस कैटेगरी को रोकेंगे, किसको आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे, कैसे इसको साबित करेंगे, कैसे? और पंडा हैं, पुरोहित हैं, हमारे व्यापारी हैं, उनका इसी से सब कुछ चलता है। और आप कैसे किसी दर्शनाभिलाषी को, कैसे किसी भक्त को वहां आने से रोक सकते हैं? ये निश्चित ही दुखद है। और पंडा पुरोहित जो है भक्तों की बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सरकार पंजीकरण के बहाने और
तमाम पाबंदियां लगा करके यात्रा को प्रोत्साहित नहीं कर रही बल्कि हतोत्साहित कर रही है। पंजीकरण के नाम पे लोगों को हतोत्साहित किया जाएगा। प्लस जो सीमित संख्या की बात कर रहे हैं, अगर आप संख्या ही सीमित कर दोगे और तब बोलोगे कि हमारी पर्याप्त व्यवस्था है, तो ये बात कहीं हजम होने वाली है। ये सीधे सीधे यात्रा को हतोत्साहित करने वाली बात है। साल भर में 6 महीने मात्र यात्रा चलती है और उसमें भी अगर इस तरीके से हतोत्साहित किया जाएगा, और सरकार अपनी ओर से तो कोई रोजगार दे नहीं रही है, बल्कि जो रोजगार लोगों को मिला हुआ है उसको बड़ी हैवी कंपनियों के माध्यम से या फिर उसका प्राधिकरण बना करके वो रोजगार भी उनके हाथों से छीन लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो 4 धाम यात्रा ये 6 महीने की यात्रा है और सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जो स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहाँ के होटल व्यवसायी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबकी आपसी सहभागिता से यात्रा को सही तरीके से संपन्न करवाया जा सकता है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां संख्या सीमित होने से होटल ढाबा कारोबारी परेशान है, उनका कहना है कि ऋण लेकर कारोबार करने वालों को काफी नुकसान होगा। साथ ही कश्मीर में पर्यटन खुल जाने से यात्रियों की संख्या इस साल कम हो सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि संख्या सीमित न होने से चारों धामों में जुटने वाली भीड़ से दुर्घटना का खतरा हो सकता है। भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित सुविधाओं के चलते व्यवस्था प्रभावित होगी। सीमित संख्या का भीड़ प्रबंधन करना आसान होगा और यात्री मंदिरों में सुरक्षित और सहज ढंग से दर्शन कर सकेंगे। देखना होगा आगे सरकार इस विरोध के बाद क्या अपना फैसला वापस लेगी या वापस नहीं लेती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बता दें आपको कि यात्रा से पहले ही यात्रियों पर बवाल शुरू हो चुका है। हालांकि इससे पूर्व भी 4 धाम यात्रा को लेकर जब पिछले साल यात्रा आयोजित की गई थी तो पंडा पुरोहित और जो होटल संचालक है वो नाराज नजर आ रहे थे। इस बार भी नाराजगी जो है वो साफ नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नाराजगी नहीं है। जी हाँ, तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत जो है वो जल्द ही होने वाली है। ऐसे में गाइडलाइंस जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और यात्रियों की जो संख्या है उसे सीमित कर दिया गया है। अब इसको लेकर पंडा पुरोहित, होटल संचालक जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पिछले साल जब यात्रा हुई थी तो ये नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि कोई भी नाराजगी नहीं है। हालांकि पंडा पुरोहित और होटल संचालकों का कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। रजनीकांत सेमवाजी बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर हनी पाठक जी आपसे ही करना चाहूंगी। एक और जहां पर तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित जो हैं वो नाराज हैं और धामी जी का कहना है कि उनके अंदर कोई नाराजगी नहीं है, और साथ ही साथ हर साल हम देखते हैं कि किसी ना किसी चीज को लेकर पंडा पुरोहितों में या होटल संचालकों में और सरकार के बीच जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पाता और हर बार कुछ ना कुछ नाराजगी की वजह निकलकर सामने आती है। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा है, धामी सरकार जो कह रही है कि किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, वो 100% सही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। हाँ, विपक्ष इसको तूल दे रहा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम तूल देना है और वो अपना धर्म बखूबी निभा रही है। हर वाक्य में देखा नजर आता है कि जिस समय सबकी नजर इस समय उत्तराखंड के 4 धाम पर है और वो अपना धर्म बखूबी निभा रही है कि किस प्रकार से 6 महीने की इस यात्रा को किस प्रकार से भद्द पिटनी है, किस प्रकार से संदेश गलत देना है। तो विपक्ष अपना धर्म निभा रही है और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि ये धर्म जो निभा रही है वो अधर्म के रूप श्रेणी में रखा जाएगा, इस कारण ये गलत धर्म ना निभाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अभी मैं वो आपकी न्यूज की हेडलाइंस पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि शुल्क निर्धारित किया गया है। तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी यशी जी आपके चैनल पर कि किसी भी प्रकार का शुल्क सभी यात्रियों के लिए नहीं है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जो वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट हैं, जो कि वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, वीआईपी प्रसाद लेना चाहते हैं,
उनके लिए वो शुल्क निर्धारित है, क्योंकि वो ना तो लाइन में लगना पसंद करते हैं और वीआईपी तरीके से दर्शन पसंद करना चाहते हैं। तो वो जब इतना लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के धक्के खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो शुल्क निर्धारित किया गया है जो 300 के करीब है। वो शुल्क सिर्फ उनके लिए है, आम जो यात्री हैं उनके लिए वो शुल्क नहीं है। जैसे कि ये शुल्क अगर आप देखेंगे तो तिरुपति बालाजी मंदिर वगैरह में भी इस प्रकार के शुल्क निर्धारित ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार के कोई भी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा हंगामा करते हुए और विपक्ष भी कोई भी हंगामा करते हुए नजर नहीं आता है। लेकिन उत्तराखंड में ही ये हंगामा क्यों होता है, मैं आज तक इस चीज को समझ नहीं पाई हूं, क्योंकि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और 6 महीने ही यहाँ पर ये रोजगार की दृष्टि से यहाँ पे आम जन अपना पेट पाल पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार का घृणित कार्य होता है तो मैं काफी अफसोस फील करती हूँ कि इस प्रकार का कार्य यहाँ पर, जो कि टूरिस्ट प्लेस व्यवसाय की दृष्टि से इसको देखा जा सकता है, और यहाँ पर इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है जो गलत है। आज तक यशी जी क्या आप बता सकती हैं कि तिरुपति बालाजी और बड़े बड़े मंदिरों में इस प्रकार का शुल्क निर्धारित ऑलरेडी है और वहां पे 500 से 550 600 रुपए है शुल्क निर्धारित, लेकिन वहां आज तक कोई तीर्थ पुरोहितों के द्वारा आवाज नहीं उठाई गई है। लेकिन हनी पाठक जी, आपको ये भी मानना होगा कि तिरुपति बालाजी की जो व्यवस्था है ना, वो उत्तराखंड की व्यवस्था से काफी अलग है, काफी दुरुस्त है। वहां पर लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जितना यहाँ करना पड़ता है, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। यशी जी, वहां की भौगोलिक परिस्थिति और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना हनी जी। लेकिन मैं इसकी आवाज की बात कर रही हूँ, वीआईपी दर्शन के आवाज की बात कर रही हूँ, शुल्क के दर्शन की आवाज की बात कर रही हूँ कि वहां पर इतना आवाज नहीं उठती है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष बेबुनियादी बातें कर रहा है, बेबुनियादी तथ्यों की बातें कर रहा है और भ्रम फैला रहा है। दूसरी बात पर मैं आती हूँ कि जो यात्रियों की संख्या और वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं, जो अभी सीएम धामी साहब ने बैठक ली है उसमें किसी भी प्रकार से यात्रियों की संख्या निर्धारित करने वाली बैठक पे मोहर नहीं लगी है। तो यात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर अभी जब बैठक पे निर्णय नहीं हुआ है तो इस प्रकार का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, कृपया मुझे ये बात बताया जाए, रजनीकांत भी जी बताया जाए। ठीक है, मैं हनी जी आऊंगी। रजनीकांत जी, यहाँ पर हनी पाठक जी ने बहुत सारी बातें कही है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, और आप साथ ही साथ आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है या जो अन्य पंडा पुरोहितों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके जो मांगे हैं उन पर चाहूंगी कि जरा प्रकाश डालें। मांगे तो 2-3 बिंदुओं पे ही रही है कि जो इस बार सरकार के द्वारा सीमित संख्या कर दी गई, उसको लेके हमारा जो चारधाम महापंचायत है, पंडे पुजारी हैं, होटलियर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, सभी जिनका भी इस चारधाम से रोजी रोटी का सवाल है या भक्तों के आने का प्रश्न है, कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि भक्तों की संख्या को एक नियंत्रित किया जा रहा है, जो कि बहुत जी 1 मिनट में इंटरप्ट कर सॉरी 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगी। वो जो बैठक हुई है भाई साहब, उसमें अभी ये निर्णय क्लियर नहीं हुआ है कि यात्रियों की संख्या निर्धारित करी जाएगी या सीमित करी जाएगी। अभी अजेंद्र अजय भाई साहब से, जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष है, उनसे भी मेरी फोन पे वार्तालाप इस जो डिबेट शुरू हुई थी उसमें भी हुई। उनसे मैंने कंफर्म किया कि क्या आप लोगों ने सीमित संख्या करने का निर्णय लिया है। उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि अभी हम लोगों ने सीमित संख्या करने का निर्णय किया है, उस पर बात चल रही है, लेकिन अभी बैठक में मोहर नहीं लगी है। तो सीमित संख्या का निर्णय अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इस पे लेके बात करना बेकार है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी प्रणाली की बात अभी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं हनी जी, इस दौरान जो 1 महीने से हम लोग, महापंचायत हो या टूर ऑपरेटर्स हो, अजेंद्र जी तो एक ग्रीन रूम में बैठे हुए मुझे लगते हैं, ना उनसे कोई चर्चा हुई, ना उन्होंने खुले तौर पे मीडिया के सामने कोई बात की। हमारी जो भी बात हुई है वो मुख्य सचिव जी से हुई है, अपर मुख्य सचिव जी से हुई है, सचिन कुर्वे साहब से हुई है और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से हुई है। तो अजेंद्र जी तो मतलब पता नहीं कौन सी गुफा में जाके बैठ गए हैं। तो इससे अब आपके फोन से उनके फोन में क्या बात हुई है, लेकिन जो कल मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, आज प्रिंट मीडिया में भी वो छपा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जिसकी होटल की बुकिंग हो गई होगी उनको आने पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। उसमें
मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी साफ साफ ये नहीं बताया गया है। अभी भी जो सिचुएशन है वो गफलत की सिचुएशन है, और कहा गया है कि जैसे कि हमने मांग रखी थी कि लोकल लोगों को इससे बाहर रखा जाए, उसमें भी आज यदि आप प्रिंट मीडिया को पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 3 जिलों का जिक्र किया गया है, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन माफ किया गया है, जबकि हमने पूरे उत्तराखंड की मांग की थी। तो ये सभी लोकल जिलों किया गया है सिमवाल जी, सभी लोकल जिलों को उसमें मुक्त किया गया है। लोकल तीर्थयात्रियों को पंजीकरण की सुविधा से मुक्त किया गया है। मैं इंटरप्ट फिर कर रही हूं क्योंकि ये जो डिबेट है काफी हेल्दी डिबेट जा रही है। यशी जी के माध्यम से, अगर चैनल के माध्यम से अगर लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो मैं आपके साथ बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है कि जनता को काफी अच्छे सुझाव मिल रहे हैं और आपसे मुझे भी सुझाव मिल रहे हैं। सभी लोकल यात्रियों को इस पंजीकरण की सुविधाओं से मुक्त रखा जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, एकदम क्लियर कट ये बात है कि सभी लोकल लोगों को इस पंजीकरण की सुविधाओं से मुक्त किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा वो कटिंग में नहीं, ये थोड़ी गलत उसमें प्रिंट में छपा है, लेकिन सीएम धामी जी का जो बयान आया उसमें यही बात तथ्य के साथ है कि सभी लोकल यात्रियों को इस पंजीकरण की सुविधा से मुक्त किया जाएगा। ठीक है रजनीकांत जी, मैं वापस आती हूँ, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जो हम प्रवक्ताओं को बातें बताई गई हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, प्रवक्ताओं की तरफ जो बातें आई हैं उसमें यही बातें हम लोगों को कहने को कहा गया है। और ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था कि लोकल लोगों को पंजीकरण की उससे मुक्त किया जाएगा। हाँ, ये तो मैंने न्यूज अभी आपको सुनाई और मैंने खुद बोला ये, और हमारी रिपोर्ट में भी था ये बात। रजनीकांत जी नहीं, सुबह आप यदि मैं आपको पर्सनली आपको नहीं वो प्रिंट में कुछ कभी मिस्टेक हो जाती है सिमवाल जी, कभी प्रिंट में कभी मिस्टेक हो, सुबह में अभी नहीं कभी सिमवाल जी प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है जी। थैंक यू सो मच यशी जी, डिबेट रखने के लिए काफी चीजें निकल कर आ रही है। वेरी ऑब्लाइज्ड इन। ठीक है आनी जी, मैं वापस आऊंगी, और रजनीकांत जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे जी मुझे जैसा याद है कि शायद करीब 1.5 महीने पहले से आपके ही चैनल के न्यूज पर और ये और चैनलों पर भी डिबेट हो रही है, जिसमें यहाँ पर यात्रा को लेकर के जो पुरोहित, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं और जो होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, उनमें कुछ नाराजगी चल रही है और वो काफी समय से बार बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप चालू है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जो इनकी नाराजगी है, जो इनकी मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, और मैं समझता हूँ कि 4 धाम में ये जो लोग हैं, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, डांडी काठी वाले हैं, ये इसके प्रमुख अंग हैं इस 4 धाम यात्रा के। और इससे हजारों परिवार इनके जुड़े हुए हैं, जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है, रोजगार चलता है। तो अब मुझे ये लगता है कि इसमें जो ये 300 रुपए वाला जो वीआईपी कल्चर अभी भाजपा का है, वो जो लेके आए वो पहले नहीं था। अब इनको लगता है कि इनकी मांगे मानने के बजाय जहां सीमित रखने की बात हो रही कि तीर्थ यात्री सीमित आएंगे, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि इनको ठीक है बोलने दीजिए, अब हमें कमाई देखनी, कमाई इनकी होनी चाहिए या सरकार की होनी चाहिए, पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए या इनके तीर्थ पुरोहितों के पास या ढाबे वालों के पास या जो भी लोग इनसे जुड़े हुए उनके पास पहुंचना चाहिए। तो सरकार ने नया तरीका निकाला है कि हमें, क्योंकि ज्यादा वीआईपी लोग आएंगे, वीआईपी आते ही है उत्तराखंड के अंदर, तो वीआईपी से अगर 300 रुपए पर एंट्री इनको मिल जाती है तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है सरकार के खजाने में आएगा। और जो हमारे लोग इससे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इससे बेरोजगार हो रहे हैं या उनका जो है धंधा इससे ठप होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपना, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वीआईपी कल्चर है वो अब उत्तराखंड के तीर्थ धाम में पहुंच चुका है पूरी तरह से, और ये उम्मीद भी की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी इनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अभी हनी पाठक जी ने भी क्लियर किया, बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि ये न्यूज मैंने भी पढ़ी थी कि जिस तरह से अभी इनको क्लियर किया, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आम लोगों को उससे बाहर रखा गया है। ठीक है, ये अगर ये न्यूज सही है तो हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा सा उसमें नरमी लाने की जरूरत है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ठीक है, अभी इन्होंने ये भी कहा कि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कहा है कि उनकी मांगे मान लेंगे।
ठीक पुरोहितों की जो मांगे हैं हानि वो जी, मानी हानि जाएगी, जी, मैं ऐसा- वापस मैं आऊंगी। ठीक है, दर्शन डोभाल जी, वापस इस पर बात करेंगे और इसके बाद शांति प्रसाद जी आपका रुख करूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं चारधाम की तैयारी और नाराजगी अभी भी जारी, चर्चा इसी पर। और मैं यहाँ पर शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? देखो यशी जी, सबसे पहले तो मैं हनी पाठक जी को धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ा क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री जी और बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र भाई, इन दोनों के वक्तव्यों को इन्होंने जनता के बीच में क्लियर किया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सवेरे अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और इनको सारे अखबारों को बंद करेंगे जो जनता के बीच में ऐसा भ्रम फैलाकर यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। मैं परसों जोशीमठ में था, वहां की जनता के साथ हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्लान है बाईपास यात्रा को ले जाने का, जबकि सनातन धर्म की आस्था सबसे पहले ये होती है कि बद्रीनाथ के नरसिंह मंदिर पर जाकर प्रत्येक यात्री जो है मत्था टेकता है, वहां से यात्रा शुरू होती है। हमारे जितने भी यात्राएं हुई हैं, ये परंपरा है। इस परंपरा को शायद सरकार भूल से तोड़ रही है या सही में तोड़ रही है। तो चौथी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, श्रवण से मिलवा दो जरा इनको। चौथी बात ये है जो बड़े चिंता का विषय है। अभी हनी पाठक जी ने एक बात कही कि हम हेलो जी कंटिन्यू करिए। हाँ, आ रही है बच्चे, आपकी आवाज आ रही है। एक बात कही है कि सरकार ने वीआईपीओ के लिए एक अलग से पैसे की व्यवस्था करी है और साधारण व्यक्ति के लिए हनी पाठक के मुंह से ये निकल गया, या तो जवान स्लिप हुई है या मुख्यमंत्री जी के हूबहू वक्तव्य इन्होंने कहा कि वो धक्के नहीं खा सकते, वो लाइन में नहीं लग सकते। जो लोग धक्के नहीं खा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, अगर मुख्यमंत्री जी की ये सोच है तो आप सोच लीजिए, हम ऐसे ही नहीं कहते ये तराजू वाली पार्टी कैसे भक्तों को अपने नजरिए से देखती है। अरे आस्था के मंदिर में 4-4 दिन लाइन पर लगकर लोग अपने आराध्य को देख के दर्शन करते हैं, मगर ना जाने मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा या हनी पाठक जी की जबान से निकली, ये मैं इन पे छोड़ता हूं। मगर सनातन धर्म के उन आस्था वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है इस सोच के साथ में। अगर वीआईपी है, अगर उसको दर्शन नहीं करने तो उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, मगर गरीब का मजाक अगर आस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी तो ये सोच बताती है कि सत्ता को चलाने वाले लोग पैसे को कितना महत्व देते हैं। पांचवी बात, उत्तराखंड का आर्थिकी से व्यापारी इतना टूटा है, जोशीमठ में रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास। जो करोड़पति थे सड़कों पे आ गए। ऐसी स्थिति में यदि यात्राओं को सीमित करने की भ्रम या तो अखबार या फिर सरकार या फिर अनियंत्रित अधिकारी यदि फैला रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं इस डिबेट के माध्यम से, उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर अपनी सोच को जाहिर करें कि आप सत्य हैं या फिर आप भी कहीं भ्रम फैला रहे हैं। टीवी पे कुछ, अखबार पे कुछ, अधिकारी पे कुछ, जनता पे कुछ। अगर ये भ्रम यात्रा की शुरुआत में है तो ये तय मान के चलिए कि उत्तराखंड के मंदिरों पर तराजू वाली पार्टी की सोच के कारण जो चोट लग रही है आस्था की, उसका दुष्परिणाम ये होगा कि लोगों के हाथ से रोटी छिनेगी, होटल व्यवसायी वाले परेशान होंगे और उत्तराखंड की ये यात्रा आने वाले समय में यात्रियों को भी परेशान करेगी, श्रद्धा पर भी चोट लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी से जवाब देते हुए नहीं बनेगा जब ये यात्रा अपनी चरम पर होगी। तो मैं यशी जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि अभी यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रवक्ता कुछ बोले, अखबार कुछ बोले, सचिव कुछ बोले, जिला अधिकारी कुछ बोले और मंदिर के चलाने वाले कुछ और बोले, ऐसी स्थिति में पता लगता है कि उत्तराखंड में सत्ता नाम की चीज नहीं है। ये तराजू वाले केवल नोट कमाने की बात कर रहे हैं और नोट कमाने के लिए ये किसी हद पे चले जाएं, वीआईपी को सिर पे बैठा दे, गरीब पे लट चलवा दे। ये जो सोच भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट की है,
इस सोच से उत्तराखंड को बचाने के लिए हमें लगता है कोई ईश्वर ही कोई निर्णय लेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी की ये तराजू वाली सोच उत्तराखंड की आस्था पर इतना चोट मार रही है कि हमारे धर्माचार्य जितने हैं वो संकट में। उनको लग रहा है कि बताइए, अगर आप 3 जनपद के लोगों को कहोगे कि तुम्हारे लिए जो पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है अन्य जनपदों में, तो आप तो उत्तराखंड में ही भेदभाव कर रहे हैं, आप तो जनपदों में ही भेदभाव कर बैठे हैं। यदि आस्था के मंदिरों में इस तरह का भेदभाव होगा तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो काले अंग्रेज हैं, फूट डालो राज करो की नीति उत्तराखंड में मंदिरों में भी लेकर आ गए हैं, आस्थाओं पर भी लेकर आ गए हैं। ये बहुत घातक है। मैं ऐसे कार्यों की निंदा करता हूं और मैं हनी पाठक जी से यह निवेदन करूंगा कि आप यहां पर भी क्लियर करें, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आपने बोले, सुन लेते जरा हनी पाठक जी को सुन लेते। शांति प्रसाद जी हमारे साथ यहाँ पर राजेश रस्तोगी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हनी पाठक जी लेकिन उससे पहले अपनी बात को पूरा करें। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो मैं पहले यूकेडी के जो प्रवक्ता है शांति प्रसाद भट्ट जी, इनकी बात को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो ये बात कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग 4-4 दिन लाइन में लगना पसंद करते हैं, तो सनातन धर्म के लोग 4-4 दिन क्या 5-5 दिन 9 दिन के लिए कन्या को पूछते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो ये भी तो एक तरह का लाइन में ही लगना हुआ कि 9 दिन नवरात्रि पूछते हैं, 9 दिन कन्याओं को पूछते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेरा वक्तव्य है, मुख्यमंत्री जी का नहीं। आपने मुझसे जवाब मांगा है ना भट्ट जी, आपने मुझसे जवाब मांगा है, तो धैर्यता पूर्वक जवाब को सुनिए। नवरात्रि का अष्टमी वाला दिन है, तो आप कन्या ही माँ दुर्गा ही बोल रही है, सुनते रहिए उसको। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, मेरा वक्तव्य है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लाइन में धक्के खाना पसंद नहीं करते हैं। ये लोगों का वर्जन है, आप लोगों के वर्जन को बदल कर आइए, उसके बाद हनी पाठक पर उंगली उठाइए, उन सनातनियों को पकड़ कर लेकर आइए, फिर उसके बाद हनी पाठक पर उंगली उठाइए। ऐसे 10 लोगों पर मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आपका नंबर मेरे पास है। ऐसे 10 लोगों का वर्जन मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ जो यहाँ पर आकर यहाँ पर ऊपर केदारनाथ मंदिर में खड़े हो कि हम यहाँ पर कब से धक्के खा रहे हैं, अभी तक हमें दर्शन नहीं हुआ है, हमें 1-1 दिन हो गया, अभी तक हमें यहाँ दर्शन नहीं हुआ। ये धक्का शब्द वहां के खड़े यात्री बोलते नजर आते हैं, उसको भी चलाइए और उसको सुन के आइए, और फिर उसके बाद हनी पाठक से यहाँ पर बैठ के वक्तव्य लीजिएगा और तब सनातन का धर्म का यहाँ पर ही परचम गाड़िएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री और हनी पाठक पर उंगली उठाइएगा। भट्ट जी हाँ, तो उन आस्था पर चोट मारने वालों को आप जाकर उनसे सवाल कर आइए, फिर हनी पाठक पर सवाल करिएगा। उन आस्था पर चोट मारने वालों पर सवाल कर आइए, फिर उसके बाद हनी पाठक पर चोट मारिएगा, उस पर वार कर आइए, फिर हनी पाठक पर सवाल करके आइएगा। यशी जी 100 की सीधी एक बात मैं आपको बताऊं, 100 की सीधी एक बात हनी पाठक जी की तरफ से मैं आपको बताती हूँ। यशी जी, ये जो बद्री केदार समिति के जी यहाँ पर बैठे हैं ना, वो तीर्थ पुरोहित जी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से ये सोचा था कि इनको उकसा के सरकार पर वार करेंगे। जब उनको मैंने पूरा माइंडसेट क्लियर कर दिया आपके चैनल के माध्यम से, आपके वर्जन के माध्यम से, इन्होंने देखा कि उनका माइंडसेट धीरे धीरे एकदम सही लाइन पे है और उनकी जो गलत फहमियां थी उसको सरकार दूर कर रही है, जो कि हमारा फर्ज है। तो ये बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे, किस प्रकार से यात्रा को, किस प्रकार से उत्तराखंड को बदनाम करना चाहिए, उसमें ये पूरी तरीके से माहिर है। ये अपने आप को शांति प्रसाद भट्ट जी एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं, और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज इस चैनल के माध्यम से ये कहते हुए कि आप किस प्रकार के आंदोलनकारी हैं, आप किस प्रकार के आंदोलनकारी हैं। और लोगों की भी इस पर बात रुक जाइए, हनी जी रुक जाइए। हनी जी आप इस प्रकार के आंदोलनकारी हैं, हनी जी इस प्रकार के आंदोलनकारी है। शर्म आनी चाहिए भट्ट जी, आपको शर्म आनी चाहिए आपको कि आप आंदोलनकारी के नाम पर कलंक है। प्लीज शर्म आती है मुझे आप जैसे प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता मुझे शर्म आती है कि मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को एक आंदोलनकारी के रूप में जानती थी। हमारे साथ राजेश रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? तीर्थ पुरोहित और ढाबा संचालक जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आऊंगी इसके बाद अश्विन डोभाल जी आपके पास। राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी
क्या कहना चाहते हैं सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं उनको लेकर? मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं जी। और जो चारों धाम की यात्रा सरकार शुरू करने जा रही है, हर वर्ष होती है, हर सरकार करती है, अच्छी यात्रा की मंगल कामनाएं करता हूं। लेकिन उत्तराखंड राज्य के तीर्थ स्थलों पे आने वाला हर नागरिक देश दुनिया से, हर सनातनी चिंतित है, भयभीत है, आशंकित है। अभी अंकिता भंडारी के मामले में कितना बड़ा बदनामी उत्तराखंड को झेलनी पड़ी, वीआईपी का नाम नहीं सरकार बता पाई। अब हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। चारों धाम यात्रा का आयोजन पंडित एनडी तिवारी जी की सरकार ने भी किया था, विजय बहुगुणा जी की सरकार, हरीश रावत जी ने भी किया था, हरीश रावत जी ने भी किया था, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पिछली बार भी किया था। कितनी बदनामी हुई, कितनी। हरीश रावत जी की सरकार ने तो नरकंकाल पे पैर रख दिया था। करेंगे आप, हनी जी रुक जाइए, पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं भाजपा प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा, पहले सुन लें, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिस तरीके का आप सिस्टम बना रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों को बेचैनी होगी, बाहर से आने वाले हिंदू तीर्थ यात्रियों को परेशानी होगी, लोकल जो स्थानीय हमारे ट्रेवलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, गाड़ी के मालिक, कितना उनके सामने संकट खड़ा होगा। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहां से थोप रहे हैं, कहां से बना रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है, बाबा केदारनाथ की यात्रा है, भगवान बद्री विशाल की यात्रा है, गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा है। सबका साथ लेकर के सबको विचार विमर्श करके चलना चाहिए, इसमें थोपना नहीं चाहिए किसी को। यह उत्तराखंड तो ऐसी धरती है, पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भगवान की कृपा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पे रहने वाला, यहाँ तो पत्थरों की पूजा होती है, रहने वाला एक एक आदमी देवता है, देवी है, महापुरुष है, संत है। तो बहुत सोच समझ करके इनको करना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुटबाजी में बटी है, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, जिस तरीके से वातावरण है, यही नहीं पता है कि यात्रा कैसे आयोजित करेंगे। अरे आप अधिकारियों की मीटिंग बुलाइए, लगाइए, जो शंका है उसका निदान कीजिए। जो अखबार में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रवक्ता जी कुछ कह रही हैं, इन्हें भाजपाइयों को आपस में नहीं पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जो जिम्मेदार पत्रकार हमारे प्रदेश के हैं उनको बुलाइए, टीवी चैनल को बुलाइए, उस पर मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की जगह चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की जगह इनके प्रवक्ता, जो भी कहना है क्या है। कांग्रेस पार्टी यात्रा का सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, जनता का सहयोग करेगी, जनता से चर्चा करेगी, हर उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हमारे उत्तराखंड में आने वाले किसी भी यात्री को किसी तरीके की परेशानी ना हो। हमारे उत्तराखंड यात्रा के दौरान दर्शन करने आने वाले लोगों को बाहर जाकर के हमारे राज्य की बदनामी ना करें, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है राजेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। डोभाल जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। देखिए, अखबार में छपा, अखबार में एक दिन पहले पेपर छपते हैं, हो सकता है ये स्टेटमेंट कल तक का रहा हो और आज चेंज हो गया हो। अखबार के बारे में तो खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन डोभाल जी अब अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद समूचे विपक्ष से मेरा एक सवाल है। दर्शन डोभाल जी। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अखबार के बारे में बात नहीं करूंगा, गलती हो सकती है। और अगर राजेश जी को तब तक म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा यशी जी कि मैंने उत्तराखंड से के चार धामों से लेकर के और उत्तर भारत तक के नॉर्थ जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहां तक के कई बार दर्शन किए। मैं तिरुपति 3 बार गया हूं और शिरडी और सिद्धि विनायक में तो अनगिनत बार गया हूं, मुझे याद भी नहीं कितने बार गया हूं। और वहां भी मैंने देखा वीआईपी कल्चर ये सब जगह है, वीआईपी टिकट वहां भी लगता है, इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वहां का एक होता है कि आपको सिर्फ पैसा ही कमाने की मंशा है या उसके बदले में आपको यात्रियों को सुविधा भी देनी है। यहाँ आप देखिए उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या रास्ते में जो जब चलते हैं तो एक तरफ घोड़े खच्चर चल रहे हैं, दूसरी तरफ पैदल यात्री चल रहे होते हैं और वहां पर धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो चुके हैं। सरकार ने इन्हें मैं जब से उत्तराखंड बनाया तब से बात करूंगा कि इन्हें 22 सालों के अंदर वो रास्ता तक ठीक नहीं कर पाए। और आप वीआईपीओ से पैसा कमाने की बात सोच रहे हैं, पहले अपने रास्ते तो ठीक करिए। जहां पर लोग धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो जाते हैं, कोई घोड़े पे गिर जाते हैं, कोई किसी के पैर दब जाते हैं, तो ये आज तक सरकार ने उसके बारे में नहीं सोचा है। दूसरी बात, अभी सरकार का जो एक अड़ियल रवैया है, ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, जिसको आज बढ़िया जनता पार्टी के रूप में लोग जानते हैं,
इनका सिर्फ एक मकसद है कि हमें किसी भी हालत में अपने खजाने में पैसा लाना है। अब जब मैं तो बल्कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ आए थे और गुफा में जब मनन कर रहे थे तब चर्चा चल रही थी, मैंने कहा मनन नहीं कर रहे हैं, ये इनकी नजर अब चार धाम पे लग चुकी है। ये ध्यान, ये मनन इस बात का कर रहे हैं कि भाई यहाँ से इन चार धामों से मैं कितना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। और यही के, और ये परेशानी उत्तराखंड के लोगों को होने वाली है। आज हमारे व्यवसायी, होटल व्यवसायी हो गए, घोड़े खच्चर वाले हो गए, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं रोजगार से, उनको जो है बेरोजगार करने का मोदी जी ने इरादा बना दिया है। और ये धामी जी के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने कमान मोदी जी ने संभाल रखी है चार धाम की, उनकी नजर लग चुकी है चार धाम पर। इसीलिए आज जब से मोदी जी की नजर हमारे चार धामों पर लगी है, तब से हमारे पुरोहित, हमारे व्यवसायी, ढाबे वाले, खच्चर वाले सब त्राहिमाम में परेशान है, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ऊपर से ऑर्डर है कि तुमको वही करना है जो मैं कहूंगा। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि ये जो बरगलाने का काम किया जा रहा है ना भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कि ऐसा नहीं कहा है, मैं कहूंगा कि ये जो इरादा बना चुके हैं, ये बना चुके हैं। आज ये वीआईपी लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनसे पैसा कमाने के लिए। और इसके अलावा दूसरी बात कहूंगा, मैंने स्वयं चार धाम यात्रा करी है। वहां पर जितने भी यात्री आते हैं, मेरे ख्याल से एक जत्थे में महाराष्ट्र से और एमपी से, राजस्थान से जत्थे में 200 300 यात्री आते हैं, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपने चार धाम का पैसा इकट्ठा करके कंपनी को या जो कॉन्ट्रैक्ट में वहां से लेके आते हैं उनको देते हैं और उसमें यात्रा करते हैं। उनका तो बुरा हाल होने वाला है, वो यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो वीआईपी का तांता लगा होगा। वीआईपी में एक और सिस्टम होता है, वीआईपी के लिए एक अलग लाइन होती है और जो नॉर्मल यात्रा करने वाले लोग होते हैं उसमें जो है उनका डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड में वो सुविधा कहीं नहीं है, यहाँ पर यहाँ कोई अलग रास्ता नहीं है। देखिए दर्शन डोभाल जी, ये जो आपने अभी लास्ट में पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम इसका जवाब हनी पाठक जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूरे विपक्ष से ये जानना चाहती हूँ, चाहे वो शांति प्रसाद जी हो, चाहे वो राजेश जी हो, चाहे वो दर्शन डोभाल जी हो। मुझे बताइए जरा कि अभी पिछले साल जब ये यात्रा कराई जा रही थी, उस दौरान आप लोगों ने हाय तौबा मचाई, कहा कि सरकार के पास किसी तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज जब सरकार रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है ताकि लोगों के रिकॉर्ड उनके पास हो सके, देखिए इसमें अगर ये ठीक तरीके से सरकार कराती है तो मुझे लगता है इससे उत्तराखंड के लोगों को ही फायदा होगा। लेकिन अव्यवस्थाएं अगर होती है तो आप सरकार को कह सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, सरकार के पास डाटा होता है, तो मुझे लगता है आपको इसका समर्थन करना चाहिए। शांति प्रसाद जी, बहुत सही सवाल किया यशु जी आपने। यशु जी, मैं एक जवाब देना चाहूंगी, शांति प्रसाद जी ही उसका भी जवाब देंगे। हाँ, शांति प्रसाद जी, आपके पास मैं आऊंगी। हनी जी, आपके पास 20 सेकेंड है, बोलिए। हाँ, दोनों का जवाब एक साथ दे देंगे ना शांति जी, दोनों बार नहीं देना पड़ेगा जवाब। अभी हमारे सनातनी दर्शन डोभाल जी ने कहा, और एक सनातनी को अब ठेस पहुंचेगी कि नहीं इस सवाल के जवाब से, जरा मैं वो भी सवाल का जवाब जरा भट्ट जी जरूर दे दीजिएगा। एक सनातनी दर्शन डोभाल जी ने एक सनातनी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि वो गुफा में बैठे, और वो गुफा में वो मनन करने के लिए नहीं बैठे थे, वो गुफा में मतलब गुफा में तपस्या करने के लिए नहीं बैठे थे, वो गुफा में मनन कर रहे थे कि कहां से कितना पैसा कमाना चाहिए। तो वो गुफा में अगर वो व्यक्ति तप करने के लिए बैठा था तो उन्होंने उस प्रकार को उस तरीके से लिया, तब एक सनातनी का धर्म का अपमान तब नहीं हुआ। लेकिन हनी पाठक ने वो धक्का शब्द कह दिया, सनातनी को बड़े ठेस पहुंच गई। तो हे सनातनी पुरुष शांति प्रसाद भट्ट जी, दोनों बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि वो गुफा में, हे सनातनी पुरुष शांति प्रसाद भट्ट जी, जरूर आपकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी क्योंकि सनातन धर्म का अपमान हुआ। तो दर्शन डोभाल को जरूर जवाब देना, सनातनी पुरुष शांति प्रसाद भट्ट, बहुत सही सवाल, क्योंकि सनातन धर्म का अपमान हुआ है। ठीक है हनी जी, अब वक्त की कमी है, मुझे सबके पास जा रहा है, प्लीज शांति प्रसाद जी। 20 सेकंड हो गया मेरा, 20 सेकंड हो गया मेरा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हनी पाठक जी ने ये तो माना कि सनातनी का अपमान होता है, तो उसका जवाब शांति प्रसाद भट्ट सही दे सकता है। तो मैं आपको तो सनातनी पुरुष जवाब दे के जाना दर्शन डोभाल को। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप जाकर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को देना, उनको बोलना इस्तीफा दो। और दर्शन डोभाल, यदि सरकार होता तो मैं दर्शन डोभाल को जवाब देता
तो सनातनियों की बात करो, सनातनियों की बात करो, शांति प्रसाद भट्ट, सनातनियों की बात करो। तुमने सनातनी की बात करी थी और इस समय सनातनी की बात करो। तुमने सनातनी की बात करी थी, इस समय सनातनी की बात करो। इस समय सनातनी का अपमान नहीं हुआ है, इस समय सनातनी का अपमान नहीं हुआ है। हनी जी, आपने कहा था कि ये डिबेट बहुत हेल्दी वे में जा रही है और मुझे नहीं लगता कि हेल्दी होने का ये तरीका होता है। प्लीज, हेल्दी डिबेट इस तरीके की नहीं होती। दर्शन डोभाल जी और हनी पाठक जी रुक जाइए। शांति प्रसाद जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए। ढीला रहता है हमेशा। हनी पाठक जी, राजनीतिक दलाली बंद करो, आप म्यूट कर दिया करो। इस समय बात करो सनातनी की, शांति प्रसाद भट्ट जी। इस समय हनी पाठक जी, मैंने भी एक प्रश्न पूछा था, मुझे पहले उसका जवाब ले लेने दीजिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। हनी जी, डिबेट में से सनातनी शब्द पर चले गए थे। इस समय सरकार और सत्ता की बात नहीं हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, तो सनातन धर्म की बात करो। इस समय सरकार और सत्ता से लेना देना नहीं है, सरकार और सत्ता से लेना देना नहीं है। सनातन धर्म की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। शांति प्रसाद भट्ट, सनातन धर्म की बात करो। शांति प्रसाद भट्ट जी, सनातन धर्म की बात करो। सनातन धर्म से सरकार और सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी रजनीकांत जी का। रजनीकांत जी, तमाम लोगों को आपने यहाँ पर सुन लिया है, अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? रजनीकांत जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, क्या अब दोबारा से क्वेश्चन पूछिए। हाँ, आपने यहाँ पर जो सत्ता पक्ष प्रवक्ता है हनी पाठक जी, उनको सुना, आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपका भी धर्म बनता है कि इसको जो टॉपिक था इससे भटकाने का प्रयास जो यहाँ पे राजनीतिक अखाड़ा बना गया, सभी पार्टियों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये राजनीतिक अखाड़ा न बना जाए। जिस चीज की टॉपिक चल रहा है उस चीज पे बात की जाए। सबसे पहले मैं हनी पाठक जी से ये जानना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा था कि हमको बरगलाया जाता है विपक्षी पार्टी द्वारा, तो क्या आपको ये लगता है कि हमारी कोई जो हमारा पूरा जो समुदाय है, जो हमारी महापंचायत है, वो निर्णय लेने की क्षमता रखती नहीं है? वो क्या अच्छा बुरा नहीं सोचती है? क्या वो अपने भक्तों के बारे में नहीं सोचती है? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, तो ये शब्द ना लें कि वो हमें बरगलाया जाता है। जो आज से पहले कभी भी सीमित संख्या नहीं हुई है, उसका विरोध तो करना चाहिए। और बाकी मैं बाकी पार्टियों से बोलना चाह रहा हूं जो यहाँ डिबेट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब अभी गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ था तो कांग्रेस ने, चाहे या आम आदमी पार्टी हो या चाहे उक्रांत हो, इन्होंने कितनी रैली निकाल दी कि ये सरकार ने ये सीमित यात्रियों की संख्या कर दी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यहाँ लोकल लोगों के ऑनलाइन कितने कांग्रेस ने उसके बारे में कहा या उक्रांत दल ने कोई आंदोलन किया? तो इस चीज को जानकारी नहीं है। इस चीज के बारे में ये है कि सभी को उत्तराखंड क्रांति दल बोलती है। आपको शायद गैरसैंण के सत्र में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन दिखा नहीं है। अब अखबार नहीं छापता तो इसमें हम क्या करें? मगर आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की चिंता सबसे ज्यादा उत्तराखंड क्रांति दल करती है। अगर हम ना होते तो अभी तक तो ये कब का आपके पूरे अडानी के हाथ में दे चुके होते। मैं सिर्फ देखिए, जब आप बोल रहे थे तो आप बीच में नहीं बोला, मैंने शांत होकर सब कुछ सुना है। तो प्लीज आप संयम बरतिए, फिर आप अपनी, जब आपका नंबर आएगा तब आप उस समय अपनी बात को रख सकते हैं। हमें वही पता चलता है जो मीडिया के थ्रू पता चलता है। अब रजनीकांत जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, हमारे पास वक्त की कमी है, इसके बाद हम जवाब भी लेंगे। ये है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक चारधाम उसके लिए गैरसैंण में कोई भी आवाज नहीं उठाई थी, जो इस समय यहाँ पे मंच पे बोला जा रहा है। तो हम सरकार से बोलते हैं, हमें धामी जी से हमें है उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और जो सीमित संख्या उन्होंने की है उसको हटाएंगे, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है हनी पाठक जी, इसके बाद राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी। हनी जी, देखिए, ऐसा है, डिबेट की शुरुआत से ही मैंने सिमवाल जी की हर बात को बड़ी ही विनम्रता से सुना था। जो अगर वो सुझाव भी दे रहे थे तो मैं उसको सुन भी रही थी। जो गलतियां थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यशी जी आपने देखा होगा, मैं उसको क्लियर भी कर रही थी। जो मेरा धर्म था, जो सत्ता पक्ष का धर्म होता है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित हमारे आदरणीय हैं, लेकिन विपक्ष उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। एक हेल्दी डिबेट चल रही थी लेकिन गलत वे में विपक्ष लेके जा रहा था। और सिमवाल जी, अगर आपको मेरी वो बरगलाने वाला शब्द गलत लगा है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे
क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ वो नहीं था। मैंने विपक्ष पे ये निशाना साधा था कि आपको बुरा ये लग रहा है कि आपने सिमवाल जी लोगों को भड़काने का प्रयास किया, आप भड़का नहीं पाए, तो वो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर डिबेट में निकाल रहे हैं, क्योंकि डिबेट मेरी और आपकी बहुत ही अच्छी और हेल्दी चल रही थी। हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे और नतीजे निकल कर आ रहे थे, और मैं तो चाह रही हूँ कि एक अच्छी सी डिबेट यशी जी के माध्यम से हम दोनों की चले। कुछ आप विचार बताएं, हम भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें कि सिमवाल जी ने कुछ विचार रखे हैं और बात करके आए। हनी जी, हमारे पास वक्त की काफी कमी है और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि रजनीकांत जी की और जो अन्य तीर्थ पुरोहितों की जो समस्या उसका निदान हो पाएगा। राजेश जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है तो आप दे सकते हैं। राजेश जी, बहुत कम और शब्दों। मैं यशी जी एक छोटी सी बात रखती हूँ कि सीमित संख्या वाली बात क्लियर करके मैं अगर आप तक पहुंचाती हूँ तो आप प्लीज सिमवाल जी तक बताइएगा। जी 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 जरूर। राजेश जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, मेरी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि चारों धाम तीर्थ यात्रा सुचारू होनी चाहिए, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि राज्य सरकार ने, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्शन करने पे VIP दर्शन अगर हमारे प्रदेश में लागू किया है तो 300 की बजाय 500 भी कर सकते हैं, लेकिन उस 300 रुपए या 500 रुपए जो हमारी सरकार के पास या हमारे मंदिर समितियों के पास आ रहा है, उसका लाभ, उसका अंश तीर्थ पुरोहितों के हिस्से में भी जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। और रजनीकांत जी, जैसा कि अभी हनी पाठक जी ने कहा कि वो क्लैरिफिकेशन देंगे और हम आप तक पहुंचाने की इस बात को पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे चारधाम यात्रा की तैयारी। हालांकि नाराजगी अभी भी जारी है, ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है कि क्या चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग आ पाएंगे। हालांकि नाराजगी इसी बात की है, तो ऐसे में ये देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।